आ रही है सात्विक? सात्विक आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो। हाँ अभी आ रही है। आपका स्वागत है रविशा भैया हमारे इस लाइव स्ट्रीम पे। जी जी शुक्रिया शुक्रिया। आपको आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। कोई नहीं। सबसे पहले मैं आपका स्वागत करना चाहूंगा सभी झारखंड वासियों की तरफ से, क्योंकि झारखंड में आपकी जामताड़ा सीरीज को लेके तो अलग ही भौकाल मच गया था। जब जामताड़ा सीरीज आई थी तो यूथ तो जैसे पागल ही हो गए थे कि आखिर जामताड़ा झारखंड की पहली। जी भैया शुक्रिया अदा कर रहा हूँ, शुक्रिया बोल रहा हूँ। तो इसमें लेट ना करते हुए मैं सबसे पहला क्वेश्चन मेरा ये होगा कि अभी आपकी जो पढ़ाई थी और जैसे आपने कैसे शुरुआत की इस कैरियर की, क्योंकि बहुत से लोग एक्टिंग कैरियर और बॉलीवुड में आना चाहते पर वो कंफ्यूज रहते हैं थोड़े से कि कैसे प्रिपरेशन करें अपनी। तो सात्विक सारे प्रॉब्लम का वो है कंफ्यूजन। वो जो कंफ्यूजन की जो स्थिति है। सात्विक क्यों हो रहा? मेरी ही आवाज मेरी ही आवाज थोड़ा डिले करके फिर अच्छा अब ठीक है क्या? अभी हाँ अभी ठीक। नहीं फिर से चालू हो गया वही बोलता हूँ लैग के बाद फिर आ रहा है। अब ठीक है क्या? हेलो नहीं हेलो हाय सात्विक आवाज आ रही है? फिर भी अभी भी आ रही है, आवाज आ रही है मुझे। आ रही है क्या? अच्छा एनीवेज बट क्या वो डिस्ट्रैक्ट हो रहा है जैसा कि सात्विक आप ऑल ऑफ सडन कोई प्रॉपर एक स्ट्रेटजी है और सबसे बड़ा प्रॉब्लम 10+2 तक तो आप डिसाइड ही नहीं कर पाते कि एक्चुअली में आपके बिहाफ पे आपके सोसाइटी आपके घर वाले डिसाइड करते हैं क्या करना चाहिए तो क्या इस पे ज्यादा लोग देते हैं ये तो बच्चा है तो इनको मुझे गाइड करना चाहिए तो उनका दायरा उतना बड़ा नहीं होता है वो बाहरी दुनिया से सरोकार तो उनके पास मोटा मोटी दो चार वही ऑप्शन आपके सामने रखता है। जैसे अगर आपने साइंस स्टूडेंट है आपके मार्क्स अगर डिस्टिंक्शन मार्क्स आए हैं और आप तो बोलेंगे ये क्या है मतलब लोगों को जिसको कम मार्क्स आता है कि वो भाई किसी तरह से मैं साइंस का जो जलवा है यहाँ के लोगों में पैरामीटर की भाई अगर बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट है और आर्ट्स लेके इसलिए आर्ट्स लिया तो बता दूं कि मैक्सिमम जो प्रशासनिक अधिकारी हैं एग्जाम क्वालिफाई करते हैं वो आर्ट्स के सब
ठीक है, तात्कालिक तौर पे आप फिजिक्स ले लें, केमिस्ट्री ले लें, आई मीन कोई भी साइंस सब्जेक्ट, हाँ, अभी प्रॉपर अभी ठीक हो गया। थैंक यू सो मच। ठीक है, अब मैं कूल हूँ। तो आप तात्कालिक तौर पे कोई भी साइंस सब्जेक्ट ऑप्ट कर लें, ठीक है? लेकिन अलग हमारी सोसाइटी का एक अलग स्टिग्मा है कि उनको उस तरह से देखते हैं लोगों को कि भाई अगर साइंस का स्टूडेंट है तो बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट है, और जो आर्ट्स का स्टूडेंट है बहुत भोंदू स्टूडेंट है, बहुत पढ़ने में कमजोर है। तो इस भ्रांति को तोड़ना पड़ेगा। और ये तो सिर्फ रही बात सब्जेक्ट्स की। 10+2 तक आप डिसाइड नहीं कर पाते, आपको मतलब आपके बिहाफ पे डिसाइड करते हैं आपकी फैमिली, आपके आपके पेरेंट्स या आपके टीचर सो कॉल्ड। तो आपको एक कन्फ्यूजन की स्थिति होती है। सात्विक, जैसा आपने कहा कि एक कन्फ्यूजन सा मामला होता है, वैसी स्थिति होती है। लेकिन मैं इस मामले में थोड़ा लकी रहा कि मुझे पता था मुझे क्या करना है, और इसके लिए मेरे जो 2-4 सीनियर्स हैं, उसको मैं साधुवाद दे देना चाहूँगा। और ये जेएनवी के ही सीनियर्स थे, जिनकी वजह से और बहुत कम एज में ही मुझे इस तरह का माहौल मिल गया, जिसकी वजह से मैं डिसाइड कर पाया मैं उस समय कि मुझे आगे चल के क्या करना है। सात्विक, आप यकीन नहीं करोगे, और दर्शक यकीन नहीं कर पाएँगे कि जब हम लोगों का 6th स्टैंडर्ड में नवोदय में एंट्रेंस होने के बाद, जब इंट्रोडक्शन क्लास होता है ना, उसमें पूछते हैं ना, हाँ भाई तुम्हारा क्या नाम है? तुम्हारा आगे चल के क्या करोगे? फ्यूचर तुम क्या करना चाहते हो? वगैरह-वगैरह। सोचो, जबकि हम 10+2 में अपना सब्जेक्ट नहीं डिसाइड कर पा रहे हैं, और बचपन में 6th स्टैंडर्ड में हमसे क्या पूछा जा रहा है कि आप क्या बनोगे? ठीक है? वो भी बनना जो है वो आरोपित है। सो होता क्या है? तो जब मुझसे पूछा गया कि आप क्या बनेंगे, और मैं टू बी फ्रैंक, मैं बहुत सात्विक, मैं बैक बेंचर था, और मुझे शुरू से ही ऑब्जर्व करने में बहुत मजा आता था। मैं पीछे बैठ करके ऑब्जर्व करता था। जब सवाल टहलता हुआ मेरे पास आता था, तब तक मेरे पास सबका थोड़ा थोड़ा जवाब मिला मिला करके मेरे पास खुद का जवाब तैयार होता था। तो बैक बेंचर होने का ये भी फायदा था। तो मुझसे जब पूछा गया फाइनली, तो मैंने कहा कि मैं एक्टर बनूंगा। ठीक है? अब तो उन्होंने कहा कि मैं एक्टर बनूंगा। ये सबके लिए एक सदमा जैसा था। अभी तो थोड़ा बहुत ठीक-ठाक दिखता भी हूँ। उस समय में सोचो कि आप 6th स्टैंडर्ड में एक पतला-दुबला सा सिंगल चेचिस वाला बंदा, सिंगल हार्ड मांस का लड़का, और यहाँ क्योंकि कॉन्सेप्ट है ना कि एक्टर बोला और एक्टिंग बोला तो मतलब हीरो, दिखने वाला हीरो, चश्मा-वश्मा पहने हुआ, सनग्लास, बाल-वाल बड़े होंगे, ऐसा-ऐसा होगा। लेकिन उनको नहीं पता कि फ़िल्मों में, थिएटर में, सीरियल्स में और भी कैरेक्टर्स होते हैं जिसके मिलने से फ़िल्में बनती हैं। परफ़ॉर्मर होता है, उसको उन बातों का इल्म नहीं है। सो दैट्स व्हाई उसको तोड़ पाना है। इस सोशल स्टिग्मा को, इस सोशल जो स्ट्रक्चर है, उसके इस थिंकिंग को तोड़ना बहुत अपने आप में बहुत टेढ़ी खीर है। और उसको उसको तोड़ने के लिए मुझे सबसे पहले जो है आंदोलन करना पड़ा घर से। घर से एक आर्टिस्ट को, या कोई ऑफबीट जो भी अपना करियर को ऑफबीट करियर सिलेक्शन होता है, तो उसको सबसे पहला विद्रोह अपने घर से करना पड़ता है। घर में भी अपने पेरेंट्स से करना होता है, फिर अपने परिवार से करना होता है, फिर अपने सोसाइटी से करना होता है, फिर पूरी दुनिया से करना होता है, और एंड में अपने आप से करना होता है। तो ये एक आर्टिस्ट का एक प्रोसीजर है। हाथ से मैंने विद्रोह किया अपने घर में, क्योंकि मेरे घर में जो बड़े भैया हैं वो डॉक्टर हैं, सिस्टर भी नवोदय से थी, वो भी डॉक्टर हैं। तो वो भी चाहते थे मैं भी एक्टर मतलब डॉक्टर बनूँ, लेकिन मेरा कोई रुझान ऐसा था नहीं उस तरफ। जबकि ऐसा नहीं था, मैं पढ़ने में कमज़ोर था, पढ़ने में ब्रिलियंट स्टूडेंट था, बोनाफाइड स्टूडेंट सर्टिफिकेट अभी भी है मेरे पास, ठीक है? और स्कूल में जब तक रहा, और काफ़ी तेजस्वी और तेजवान और ओजस्वी स्टूडेंट रहा। लेकिन मुझे जाना नहीं था, वही बता रहा हूँ कि एक बंदा जो अच्छा डिस्टिंक्शन मार्क लाया है और वो साइंस ना लेकर आर्ट्स ले, तो कैसा फ़ील होगा? उसी तरह से जब मैंने ऑप्ट किया इस फ़ील्ड को, थिएटर को या रंगमंच को या जर्नलिज़्म को एज़ अ करियर, तो काफ़ी लोगों को झटका लगा, घर वालों को भी झटका लगा था। लेकिन जब कुछ दिनों बाद उनके समझ में आया कि मैं मतलब मैं इसी फ़ील्ड के लिए बना हूँ।
क्योंकि मैंने हर एक स्टेज पे, हर एक मंच पे, हर एक जगह, हर एक लेवल पे उनका जो है मान-सम्मान, उनका जो सर ऊँचा करता हुआ आया हूँ। आप उसका उस लिहाज से देखेंगे तो अच्छे नवोदय विद्यालय बहुत ही अच्छा स्कूल है, वहाँ से पास आउट हूँ। माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय, वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट है रिगार्डिंग जर्नलिज्म के, मास कॉम के, वहाँ से मैंने मास कॉम किया है। फिर मैंने अपने एक्टिंग परस्यू किया है एफटीआई से, एशियाज़ वन ऑफ द मोस्ट अ, इंस्टीट्यूट है, रेपुटेड इंस्टीट्यूट है रिगार्डिंग फ़िल्म के। और फिर पहले ही फ़िल्म पान सिंह तोमर, फिर फ़िल्मिस्तान, तो उस लिहाज से जो भी मैंने अपनी लाइफ़ में किया, वो अच्छे से अच्छे लेवल पे किया। तो पेरेंट्स को कन्विंस किया और वो तैयार हुए, माने। और फिर एक बार जब आप तय कर लेते हो ना, वो जो पहला शब्द तुमने बोला ना सात्विक, उसको मैं पकड़ रहा हूँ, कि कन्फ्यूज़न, वो जो कन्फ्यूज़न है, वो कन्फ्यूज़न बहुत पहले ही दूर हो गया था। मैं बता रहा हूँ कि मैं 6th स्टैंडर्ड में क्लियर हो गया था मुझे क्या करना है लाइफ़ में। दैट्स व्हाई आज अभी जहाँ हूँ, वहाँ हूँ। क्योंकि मैंने अपना पूरे ताउम्र, पूरे स्कूलिंग में, स्कूल टाइम में मैं कल्चरल कैप्टन रहा, तबला बजाना सीखा, गाना गाता हूँ, थिएटर किया, फ़िल्म मेकिंग सीखा, फ़िल्म की पढ़ाई की और फ़िल्म मेकिंग तमाम, तो मैं क्लियर था मुझे क्या करना है। सो आप ही की बात को रख रहा हूँ सात्विक, कि कन्फ्यूज़न ना हो। आपको पहले डिसाइड कर लेना कि आपको करना क्या है, और जो करना है उसमें घुल करके, घुस करके, क्योंकि एक से एक मास्टर पड़े हुए हैं भाई, एक से एक ब्रिलियंट लोग पड़े हुए हैं। तो आप अगर जब तक डिसाइड नहीं करिएगा सही वक़्त पे, और सही पूरी एनर्जी अगर एक साथ एक जगह पे नहीं लगाइएगा, तो ये मुश्किल हो जाएगा, बहुत टफ हो जाएगा आपके लिए। सो ये मामला था मेरा। मामला था मेरा। हुँ। आपने बहुत लोगों के लिए क्लियर किया बातों को अपने गाइडेंस के थ्रू। अब ये तो हो गई आपकी फ़िल्म और सॉरी आपकी एजुकेशनल भी के बारे में, एजुकेशन के बारे में। अब आपके बढ़ते हैं फ़िल्म के थ्रू। बिल्कुल। नेटफ्लिक्स पे रिसेंटली आई रात अकेली है, जिसपे आपकी जो किरदार थी, केवल की, उसने बहुत से लोगों को दिल पे भाया जिसे। उसमें हमने देखा कि उसमें बहुत ही कम डायलॉग और एक्सप्रेशन के थ्रू रियलिटी में प्रेज़ेंट करने में आपको कितनी मेहनत और प्रॉब्लम्स आई? देखो, प्रॉब्लम्स तो नहीं बोलूँगा, ये मेरा पेशा है। और आप जिस चीज़ के मास्टर हो और आपकी उसकी प्रोफ़िशिएंसी है, मास्टर हो जिस फ़ील्ड में, तो आपको रेगुलर वर्क में मज़ा नहीं आता, कुछ चैलेंजेस होना चाहिए, ताकि आप अपने आप को प्रूव कर सको, और आपने जो कुछ भी सीखा है, आपने पूरे जो भी लर्न किया है अलग-अलग जगह से, अपनी लाइफ़ में जो भी अचीव किया है, जो भी टूल्स, टेक्निक्स, जो भी हथियार, तो उसको इस्तेमाल करने का मौका जब मिलता है, तो आपको अच्छा लगता है। नहीं तो रेगुलर वर्क करने में मज़ा नहीं है, ठीक है। कोई कोई तो चैलेंजेस हो, कैरेक्टर ऐसे हो जिसको करने में आपको मतलब लगे कि कोई और नहीं कर सकता, मैं ही कर सकता हूँ, और मुझे ही स्पेशली चूज़ किया गया है इस चीज़ को करने के लिए। सो आपको लगता है कि नहीं, यू आर स्पेशल वन, जिसको सेलेक्ट किया गया है इस रोल के लिए, इस कैरेक्टर के लिए, और ऑब्वियसली मुझे सेलेक्ट किया गया स्पेशली इस कैरेक्टर को करने के लिए। और बाकायदा मुझे कॉल आया और जब मुझसे पूछा गया कि आप ये करेंगे या ऐसा-ऐसा-ऐसा, क्योंकि उनको फ़ेथ था कि मैं इस कैरेक्टर के साथ जज कर पाऊँगा, उसके साथ न्याय कर पाऊँगा और चीज़ें मैं डिलीवर कर पाऊँगा। क्योंकि मैं एक ट्रेन्ड एक्टर हूँ, और मैं अपने पहले काम से ही मैंने प्रूव किया है कि आई हैव सम पोटेंशियल। और पान सिंह तोमर से ही मैंने प्रूव किया, वो मेरी पहली फ़िल्म है एज़ एन एक्टर। तो वहाँ से ही थोड़ा बहुत लोगों को लगने लगा था कि हाँ भाई, ये इस एक्टर में पोटेंशियल है, बट क्या है, अ, वक़्त लगता है चीज़ों को बनने में। और सो मुझे इस कैरेक्टर के लिए चूज़ किया गया, और मुझे चैलेंजेस लेना बहुत ही अच्छा लगता है। उस लिहाज से मैंने इसको बड़े इंटरेस्टिंगली, मेरे लिए बहुत कोई प्रॉब्लम नहीं था। मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था इनफैक्ट, कि इसमें आएगा मज़ा, और वो मज़ा आया करने में भी, और उसका रिस्पॉन्स जिस तरह से मिल रहा है, तो दोनों चीज़ें मेरे लिए बहुत ही अलहदा थी और बहुत ही सुकूनदायक था एक्चुअली। तो इसके लिए जिसको कहते हैं ना कि भाई, ये रेगुलर फ़ोर्स से काम नहीं चलेगा, एनएसडी को बुलाना पड़ेगा, कमांडो को बुलाना पड़ेगा, तभी ये होगा। तो वो वैसी फीलिंग आई कि भाई, मुझे बुलाया गया है इस कैरेक्टर को प्ले करने के लिए, तो मुझे अपने हिसाब से डील करना पड़ेगा, और वो हमने डील किया, और उसका रिज़ल्ट है कि आप उस
साक्षात्कार कर रहे हैं हमारा, इस तरह से बातें हो रही है, उसी का फलाफल है। और तैयारी थी, मेहनत है, और इसी चीज़ की पढ़ाई है, और इसी और चीज की इसी पढ़ाई चीज़ है, को और इसी इसी चीज चीज़ को सीखने के लिए हमने जो है उन्हें अपनी ज़िंदगी स्वाहा कर दी है, उसका रिज़ल्टेंट है ये। इसमें तो कोई शक नहीं है कि रात अकेली है, इंडिया ही नहीं ऑल ओवर वर्ल्ड, क्योंकि वो एक ओटीटी, वो भी नेटफ्लिक्स पे आई है। तो इस पे सभी जगह मैं चेक कर रहा था, मैंने देखा कि बहुत सारे, यहाँ भी नहीं, मैं अमेरिका के एक यूजर ने कहा कि ये एक मतलब अब लगता है बॉलीवुड में आने वाला समय बॉलीवुड का बहुत ही ज्यादा अच्छा होने वाला है, और हमें अच्छे किरदार देखने को मिलेंगे, क्योंकि कुछ एक ही किरदार देख देख कर सभी लोग बोर हो चुके थे। हाँ, एक फॉर्मेट था इसका, इंडियन फिल्म का एक फॉर्मेट था ओटीटी के आने के पहले, कि एक 90s का जो फिल्म था, एक पूंजीपति विलेन, उसमें एक साधारण वर्ग का ऑटो ड्राइवर हीरो, पूंजीपति वर्ग के बेटी जो है वो हीरोइन, दोनों टकरा जाते हैं, दोनों में प्यार हो जाता है, हीरोइन का भाई जो है हीरो को पीटता है, और ये अपने मतलब इस तरह का कॉम्बिनेशन वो होता था, और बाद में हीरो जीत जाता है, और यही हर एक फिल्म का कमोबेश लब्बो लुबाब ऐसा ही था। फिर लेकिन कालांतर में चीजें टूटनी शुरू हुई, और अब तो और भी ज्यादा मुखर होकर के चीजें कही जा रही है, बोली जा रही है, क्योंकि हमारा जो ये ओटीटी प्लेटफॉर्म के आ जाने से हमारा साक्षात्कार, ऑडियंस का साक्षात्कार इंटरनेशनल फिल्मों से हुआ है, इंटरनेशनल कंटेंट से हुआ है, जिसकी वजह से पहले क्या था, मेन्यू में लिमिटेड डिशेस थी, तो हम लोग वही ऑर्डर करते थे और वही जान के खुश रहते थे। लेकिन अब क्या है कि मार्केट में मेन्यू में बहुत सारी चीजें ऐड ऑन हुई है, इंटरनेशनल कुजीन्स ऐड ऑन हुआ है, तो आप स्वच्छंद हो, स्वतंत्र हो, और उसी उससे कम दाम पे अवेलेबल है, तो आप उसको खा सकते हो, उसको टेस्ट ले सकते हो, और अब इंडियन ऑडियंस का टेस्ट चेंज हो रहा है। और पहले हमारे आइडियल होकर थे भाई, बलराज साहनी, अमिताभ बच्चन, नसीरुद्दीन शाह, ये सब है, ऑब्वियसली वो है इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, लेकिन जब वर्ल्ड इसमें कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं तो देखते हैं भाई यार ये अल पचिनो, रॉबर्ट डिनिरो, यार ये लोग क्या-क्या करते हैं, कैसे-कैसे करते हैं। तो पैरामीटर चेंज हो गया, अवतार अवतार जैसी फ़िल्में आ गई, बाहुबली से ऊपर ऐसा-ऐसा। तो आपका स्टैंडर्ड चेंज हुआ है, आपका फलक वो आपका वैश्वीकरण हो गया है। तो एंटरटेनमेंट और फ़िल्म का भी जो है वो ग्लोबलाइज़ेशन हो गया। तो अब मार्केट सिर्फ़ सीमित नहीं रह गया इंडिया तक। अब इंडिया के कंटेंट को अब्रॉड भी देख रहे हैं, जैसा कि तुमने कहा कि वहाँ से भी इस तरह के ये आ रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट्स आ रहे हैं। तो यहाँ के कंटेंट को देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, और हम ऐसे कल्चर में पले बड़े हैं जहाँ पे कि दादी-नानी कहानी सुना के सुलाया करती थी। ऐसा कोई भी फेस्टिवल नहीं है जिसमें जो कहानी से रिलेटेड नहीं है। हर में कथा है, विष्णु कथा, राम कथा, सीता कथा, हनुमान कथा, बृहस्पतिवार कथा, सबको कथा ही है, बचपन से कथा पढ़ते आए हैं। तो हमारे पास स्टोरी का अंबार है, और लेकिन क्या है कि हम उसके साथ डील करना नहीं जान रहे थे कि किस तरह से एग्जीक्यूट किया जाए। वो एग्जीक्यूट करना, जब इसी कंटेंट को बाहर के किसी अदर कंट्री, हॉलीवुड के कोई डायरेक्टर आकर के कर जाते हैं, यहाँ पे यहाँ के कंटेंट को डील करते हैं, तो उनको ऑस्कर मिलता है, और हम ही जब इस कंटेंट को डील करते हैं तो हमें कुछ नहीं मिलता है। ऐसा कैसे? कि पॉइंट ऑफ व्यू का खेल है, एग्जीक्यूशन का खेल है, कंटेंट तो वही है। एग्जीक्यूशन का खेल है, कंटेंट तो वही है। सो वो मामला है यार, अब टेस्ट चेंज हो गया है। अब चीज़ें जो है वैश्विक हो गई है, बड़े स्तर पे हो गई है, और लोगों के पास ऑप्शन है, और इसलिए हमें भी बहुत मशक्कत करना पड़ेगा। सिर्फ़ स्टारडम पे फ़िल्म और नहीं चलेगी भाई। आपको कंटेंट प्रस्तुत करना पड़ेगा, आपको परफ़ॉर्म करना पड़ेगा, आपके परफ़ॉर्मर्स का टाइम आ गया है। लोग परफ़ॉर्मेंस देखना चाहते हैं, कंटेंट देखना चाहते हैं। सो अब और कोई बाध्यता भी नहीं है कि ये सर्टिफ़िकेट चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए। भाई, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लो, देख लो जो देखना चाहते हो। ओपन फॉर ऑल तो है नहीं, उसके लिए आपको पे करना पड़ रहा है। तो आप देखो, आपको जो देखना है, ऐसी क्या बाध्यता है। एक सवाल और है, 10 साल बाद आपने पान सिंह तोमर के बाद
नवाजुद्दीन सिद्दीकी सर के साथ आपने काम किया है, तो आपको हम्म, कैसा लगा? क्योंकि 10 साल हम्म। की गैप में कुछ डिफरेंसेस आती हैं, तो कैसा लगा देखो, दस आपको? 10 साल के गैप में कुछ ज्यादा नहीं हुआ। बस नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब हो गए। ठीक है, हमारे जो नवाज भाई थे वो नवाजुद्दीन सिद्दीकी हो गए। और वो ऑडियंस के लिए चेंजेस आया, मेरे लिए ज्यादा चेंजेस नहीं आया। हमारे लिए अभी भी नवाज भाई हैं और वो रहेंगे। ठीक है, क्योंकि हमारी केमिस्ट्री अलग है। हमने उनको उस लेवल से देखा है, उस लेवल पे अगर दर्शक आपने देखा होगा और आपने खुद भी देखा होगा सात्विक, तो जिस तरह से हम लोगों ने एक दूसरे से के साथ काम किया है, जिस लेवल पे, तो उस लेवल बहुत ही दोस्ताना है और एक सीनियर जूनियर वाला, यू नो, साथ साथ वाला मामला था। और मेरी पहली फिल्म थी उस लिहाज से भी। तो हमने जो नवाज भाई के को उस लेवल से, उस जगह से देखा है। काम तभी भी उनका बहुत उम्दा था, लेकिन क्या होता है, एक ब्रेक, एक उस तरह का काम जो कि आइस ब्रेक करे, वो उस तरह का काम जो आपको स्थापित करे, मुहर करे, सत्यापन करे, सत्यापित करे कि आप जो है अब मार्केट में एक्सप्लोर करने के लिए तैयार हैं। नहीं तो एक्टर तो खतरनाक वो शुरू से ही रहे हैं। अभी हाल फिलहाल अभी गैंग्स ऑफ वासेपुर आ जाने से वो थोड़ी एक्टर हो गए, परफॉर्मर हो गए। वो जहां भी रहे, जितने भी छोटे छोटे किरदार में रहे, वो हमेशा अपने आप को प्रूफ करते रहे। रातों रात तो नहीं हुआ गैंग्स ऑफ वासेपुर आया और जो है फैजल खान जो है वो बहुत बड़ा स्टार हो गया। वो तो वो किरदार हिट हुआ, वो फिल्म हिट, वो किरदार हिट हुआ। दैट्स व्हाई तो उसके बाद वो नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब हो गए। तो कहने का मतलब ये है कि उसमें उनमें पोटेंशियल तभी भी था, और हम लोगों ने साथ में काम किया है। दैट मीन्स हमारे अंदर भी पोटेंशियल है। हमें भी एक अच्छे प्लेटफॉर्म, एक अच्छे इसकी तलाश है, और बढ़ ही रहे हैं धीरे धीरे, चीजें हो ही रही है। बट वो सीनियर हैं, उनको वक्त लगा। इरफान सर को 17 साल लगे, नवाज भाई को 15 साल लगे, तो रवि भाई का अभी 13वां साल ही चल रहा है। तो अभी देखते हैं। अब जोक सपाट क्वेश्चन आपसे एक ये होगा कि विधायक राजा के लिए आपने रात अकेली में इतने खून किए, इतना उनके लिए अच्छे से उनके साथ रहे, तो आपको इसके लिए क्या मिला है? मेरे लिए मुझे मिली है गालियां, जिसको मैं समझ रहा हूँ तालियां। ठीक है। जितना मुन्ना राजा को कॉम्प्लीमेंट नहीं मिला, उतना जो है मुन्ना भैया को कॉम्प्लीमेंट नहीं मिला, उतना मुझे मिला है। यही मेरी जो है ना, मेरा, और उनके साथ कोई सीन नहीं है। ठीक है, मुन्ना मुन्ना भैया के साथ कोई सीन नहीं है, एक्सेप्ट एक पासिंग है। उसके अलावा कोई सीन नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है। इनफैक्ट किसी से भी कोई कनेक्शन नहीं, ये इंडिपेंडेंट है। ठीक है, तो इट्स लाइक कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति, मुन्ना भैया अगर राष्ट्रपति हैं तो प्रधानमंत्री तो अपन एग्जीक्यूशन हमारा है। ठीक है, उनके पावर को एग्जीक्यूट तो मैं करता हूँ उनके से। सो और एक सीन है सिर्फ वहां पे थाने में, जब पासिंग होता है, बस वही सीन है, उसके अलावा कोई सीन नहीं है। और एक साथ में फोटो है, दैट्स इट। उसके अलावा मुन्ना भैया के साथ कोई सीन नहीं है, और किसी के साथ कोई सीन नहीं है। जो भी सीन है वो नवाज भाई के साथ है। नवाज भाई, राधिका आप्टे, नवाज भाई, और एक एक सीन है बुढ़िया के साथ, और एक जो मर्डर सीक्वेंस है वो सब है। सो ये फिल्म बहुत कुछ दे के गई है, और बहुत कुछ तो, अब अभी हाल में ही एक आई है आपकी आपकी फिल्म, आपने जिसमें जो अपना किरदार निभाया है सोनी लीव पर, राम सिंह चार्ली, जो कि बेस्ड है इंडियन सर्कस पे। हम जैसा देख पा रहे हैं कि इंडियन सर्कस दिन ब दिन खत्म होती जा रही है, उसकी चलन खत्म होती जा रही है। एक वक्त था जब बच्चे जिद क्या करते थे कि मम्मी पापा मुझे ले चलो सर्कस, पर अब नहीं होगा। तो उस राम सिंह चार्ली पे राम सिंह चार्ली मूवी पे मैं चाहूंगा आप थोड़ी अपनी शब्द रखें आप सभी व्यूअर्स के सामने कि कैसी मूवी है और क्या है मूवी के अंदर। राम सिंह चार्ली एक कलाकार का दर्द है, एक आर्टिस्ट कम्युनिटी का दर्द है।
और पैरेलली बात ये भी है कि परिवर्तन संसार का नियम है, नथिंग इज़ परमानेंट, ठीक है? अगर परिवर्तन नहीं होता और डिजिटल क्रांति नहीं आती तो हम लोग इस तरह से ऑडियंस से मिल नहीं पाते। जबकि कोरोना काल में एक-दूसरे से हाथ मिलाना मुश्किल है, तो यहाँ तो हम रूबरू हो रहे हैं। तो संसार परिवर्तन तो होता रहता है और एंटरटेनमेंट का स्वरूप भी चेंज होता रहता है और उसी के तहत ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म के बारे में जहाँ जो अभी मैंने बात की, तो उसी तरह से जो सर्कस है वो पुराना फॉर्मेट था और डिजिटल वर्ल्ड के आ जाने से, चीज़ों के डिजिटाइज़ हो जाने से वो चेंज हुआ है। लेकिन क्या है कि उसका एक अपना मज़ा है। आप चाहे मैच कितना भी टीवी पे देख लो, लेकिन जो स्टेडियम में बैठ के देखने का आनंद है, चाहे वहाँ पे इतना छोटा-छोटा दिख रहा हो, आप सबसे पीछे बैठे हो, लेकिन उसका मज़ा अलग है। और टीवी पे जबकि ज़ूम होकर के 25 कैमरा के थ्रू आपके जो है ना एक-एक एंगल, एक-एक आवाज़ एकदम बारीकी से सुना दें, फिर भी आपको वो मज़ा नहीं आता जो लाइव में स्टेडियम में होता है। तो हर एक चीज़ का अपना-अपना मज़ा है। तो हम इसको पूरी तरह से ख़ारिज नहीं कर सकते कि जो है सर्कस का मतलब कोई उपयोगिता और उस तरह का एंटरटेनमेंट नहीं रहा। सर्कस अभी भी है और अभी भी लगता है तो लोग ऐसे ही शौकिया तौर पे ही लेकिन जाते ज़रूर हैं, ठीक है? क्योंकि ब डिजिटल उसका तोड़ नहीं है कि मतलब डिजिटल आ गया तो सर्कस खत्म हो गया। ऐसा सोचते हैं लोग कि सर्कस खत्म हो गया। लेकिन जिस तरह से मैं देख रहा हूँ इन फ्यूचर कि बैक टू बेसिक्स वाला मामला हो रहा है। जैसे हम लोग पहले योग इंडियन है, हम मानते ही नहीं जानते थे। जब बाहर वाले ने बताया तो हमें लगा अच्छा योग, फिर बैक टू बेसिक्स। हमें खाली पाँव अभी बताया जा रहा है खाली पाँव चलने से आँख की ज्योति बढ़ती है और हम जूता-वूता खरीदने में लगे थे। अब लोग जो है खाली पाँव चल रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि भाई थोड़ा योगा मेडिटेशन करना चाहिए, थोड़ा स्पिरिचुअल होना चाहिए। हम वो प्रैक्टिस करना शुरू शुरू कर रहे हैं। प्रकृति के अगेंस्ट जा रहे थे, अब जाके कोरोना के सिचुएशन में हमें समझ में आया कि नहीं प्रकृति से सानिध्य स्थापित करना चाहिए, पेड़-पौधे लगाने चाहिए, ग्रीनरी हो, आदमी बस जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। तो चीज़ें फिर बैक टू बेसिक्स जा रही है और ये संसार का नियम है, ये सर्कल है। तो लोग फिर से वापस उन चीज़ों पर जाएँगे और उसके मज़े लेंगे। जैसे पुराने गाने नहीं आ रहे, पुराने गाने सब कुछ वही है और चीज़ें चेंज हो गई और कंपोज़िशन लिरिक्स वही है, सब कुछ वही है। अंदाज़े बयाँ चेंज हो गया। तो सर्कस रहेगा, सर्कस के एक्जिस्टेंस पे ज़्यादा खतरा नहीं है। हाँ, और लेकिन उसका अंदाज़े बयाँ चेंज करना पड़ेगा। तो समय के साथ-साथ आपको चेंज होना पड़ेगा, यही मैसेज है और वो चेंज होता भी है। लेकिन बहुत एक-एक कलाकार कम्युनिटी जो ख़ास करके जो एक समुदाय है, सर्कस समुदाय में काम करने वाले लोग, उनका एक पेन है, एक जगह दुःख है, पेन है, तो एक तरफ लड़ने की शक्ति भी वो देता है और जीवन को जीने की और जीवन को मतलब आई मीन संजीदगी के साथ पुनः स्थापित करने के साथ मतलब जीने की जो चाह है, जिजीविषा, उसकी उसको लेकर के ये फ़िल्म है। उसमें मेरा भी कुछ-कुछ छोटा-छोटा मामला छोटा-सा है। किरदार है। मामला है, देखिए। आपकी पहली फ़िल्म थी पान सिंह तोमर, जो कि नेशनल अवार्ड भी जीती थी। हुँ, हुँ, हुँ। तो उसमें आपने काम किया हमारे इरफान खान के साथ, जो कि अब नहीं रहे, तिग्मांशु धूलिया के हुँ, साथ। तो उस फ़िल्म को करने के बाद आपके लाइफ़ में कितने चेंजेस आए? देखो क्योंकि वो आपकी पहली फ़िल्म भी थी मेरी एक्चुअली। दूसरी फ़िल्म जो है मेरी दूसरी फ़िल्म बैक टू बैक 2 फ़िल्में नेशनल अवार्डेड हैं, जिसमें आप फ़िल्मिस्तान छोड़ रहे हो, हाँ? फ़िल्मिस्तान, बैक टू बैक दोनों फ़िल्में नेशनल तो स अब क्या होता है, मैं हमेशा से काम बहुत है लेकिन काम का रेंज और क्वालिटी अलग-अलग है। जब आप पहले ही फ़िल्म से आपका सेट सुर तय हो जाता है, तो आप चाहते हो कि लाइफ़ में आगे भी जो है ना काम उसी तरह करें और मैं चुनिंदा रहा ही हूँ इस मामले में। चाहे स्कूलिंग और इंस्टीट्यूट ही क्यों ना हो, उसमें भी मैं चुनिंदा रहा हूँ, तो मैं अपने करियर में फ़िल्म को चुनने में भी बहुत चूज़ी रहा हूँ, काम को चुनने में बहुत चूज़ी रहा हूँ और
सो उस लिहाज से मैंने कोई भी औने पौने काम को करने से बचा हूँ मैं, बहुत सिलेक्टिव काम किया हूँ। मैं पैसे के पीछे या काम के पीछे ज़्यादा भागा नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि वक़्त लगना है। अच्छी चीज़ों को, अच्छी रेसिपी को पकने में, अगर बिरयानी खानी है बहुत अच्छी, तो आपको एकदम तसल्ली बख्श बैठना पड़ेगा, इंतज़ार करना पड़ेगा, सारा माल-मसाला लगा कर के हल्के आँच में पकने देना होगा। तो उसी तरह एक एक्टर और जिसको लंबा खेलना है, जो लंबी रेस का घोड़ा है, तो वेट करता है चीज़ों के लिए, सही वक़्त का इंतज़ार करता है। विकेट पे टिके रहना ज़रूरी है। एक बॉल लूज़ आएगा, आप जब उस पे मतलब आप अभ्यस्त हो जाओगे, जब जिसको बोलते हैं सेट होना, जब सेट हो जाओगे, तो खुद ब खुद चौका-छक्का लगना शुरू हो जाएगा। आते साथ 20-20 नहीं है, जो 20-20 करने आए हो करके जाएँ। मुझे लंबा खेलना है भाई, मैं टेस्ट खेलने के लिए आया हूँ, पहले टेस्ट खेलूँगा और टेस्ट खत्म हो गया, अब वनडे की तैयारी है और देन फाइनली 20-20 खेला जाएगा। सो मैं उल्टा खेल रहा हूँ। तो मैंने मेरा सिलेक्शन काम को लेके ऐसा ही रहा और मैंने कोई जल्दबाज़ी नहीं की है। मैंने अपने टाइम और टैलेंट को इन्वेस्ट किया है, जिसका फलाफल अब दिखना शुरू हुआ है। सो आई एम क्वाइट हैप्पी, क्योंकि मुझे कोई जल्दबाज़ी थी नहीं कि मुझे बहुत पैसे बना लेना है, बहुत सारा रुतबा हो जाना है, ऐसा होना है। क्योंकि वक़्त लगता है। हमारे सामने ही एग्ज़ाम्पल्स हैं, क्योंकि हमारे कोई बाप-दादा नहीं है इंडस्ट्री में कि जो एकाएक से लॉन्च कर देंगे। लेकिन लॉन्च करके ऐसे रॉकेट का क्या फ़ायदा जो अ, अर्थ के और इन ऑर्बिट को ही क्रॉस ना कर सके। उसका उसके जी को ही ना क्रॉस कर सके। तो वो उतना चाहिए कि यहाँ के पेरिफेरी से और इन ऑर्बिट से बाहर निकल जाए। उतना एनर्जी हो तभी आप लॉन्च हो। सो उसी की कवायद है और अपनी खुद को ही खोदना है, खुद को ही पीना है। हमें बार-बार प्रूफ करना है, हर एक प्रोजेक्ट पे प्रूफ करना है, हर एक शॉट पे, हर एक टेक पे प्रूफ करना है अपने आप को। तो करना है तो करना है, वही कर रहे हैं। अब आते हैं नेक्स्ट डे पे। अब हमारे अभिनेता थे इरफान खान। उनके निधन के बाद उनके फैंस ने बहुत शॉक्ड रहे। इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया रही, क्योंकि आपको कैसा लगा था सुनने के बाद? क्योंकि एक बात है कि मतलब आपने उनके साथ पान सिंह तोमर ने बहुत करीब से काम किया है उनके साथ, तो मतलब हुँ। आपको कैसा लगा था अचानक ऐसी खबर सुन के? देखो ये अचानक तो नहीं बोलूँगा, किसी चीज़ का जाना तय है, बट ये बहुत जल्दबाज़ी में हुआ और बहुत जल्दी मैंने पोस्ट भी किया था, "का इत्ती हड़बड़ी मची थी दद्दा" और आप निकल लिए। देखिए इसका मैं ख़ास करके अभी तो फ़िलहाल मानता ही नहीं कि वो नहीं है, क्योंकि कोई एक कलाकार, एक एक्टर कभी मरता नहीं, ठीक है? वो ज़िंदा हैं और ज़िंदा रहेंगे जब तक ये डिजिटल वर्ल्ड है, जब तक बिल्कुल। डिजिटल वर्ल्ड है, जब तक सो मेरे लिए क्या था कि मैं मेंटली प्रिपेयर्ड उसी दिन, मतलब सबसे बड़ा झटका उस दिन लगा था, सदमा, मेजर जो सदमा था जब उनको डायग्नोस हुए थे, जो एक रेयर कैंसर है उसे, उस दिन सबसे बड़ा झटका लगा था। और जब मैंने उसके बारे बारे में पर्सनली पढ़ाई की तो मुझे लग गया कि मामला थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। और तब से एक मेंटल प्रिपरेशन होता है ना, मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाना चीज़ों को लेकर के। तो जिस दिन गए उस दिन बहुत अकेलापन, थोड़ा-सा निराशा, थोड़ा-सा लगा कि कुछ अपना, कुछ जो है ना, कुछ चला गया, अपना कोई चला गया, कुछ तो खालीपन, वक़्फ़ा कुछ तो छोड़ गए। लेकिन ये सिचुएशन आना था, इसकी शुरुआत उसी दिन से हो गई थी। तो मेरे ज़हन में उनके उनके तबीयत को लेके बीच-बीच में मैं अवेयर, मतलब आई मीन अपडेट्स मुझे मिल रहे थे और जिस तरह से डिटेरियोरेट हो रहा था मामला, तो अंदर से आप मजबूती तैयार होते हो। लेकिन होता है ना कि जब तक वो साँस चल रही है तब तक लगता है कि है, और एक मुकम्मल एक वक़्त के बाद लगता है कि वो नहीं है। तो जो नहीं है वाला मामला है, जो वो जो खालीपन आया, वो कुछ भी कहने की स्थिति, मतलब मैं तो पूरा खाली-सा हो गया था उस दिन। लगातार 2-3 दिन तक तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि कैसे इसको रिएक्ट करूँ।
इसलिए उस समय जो भी मीडिया वगैरह है तो मैंने अवॉइड किया। मैं उनके चीज़ों को लेके क्या बात करूँगा? उनके काम को लेके बातें होंगी, उनके नहीं रहने पर उसकी क्षतिपूर्ति तो कोई कर नहीं सकता। सो इट्स अ वेरी उनके सैड थिंग साथ एक्चुअली। ऐसा कुछ खास पल पान सिंह तोमर के शूट में अगर आप बता पाए तो अच्छा लगेगा हमें। खास पल जैसे कि आपको कुछ क्या खास उनसे आपने सीखा या जाना उनके बारे में हमारे साथ शेयर करेंगे तो अच्छा लगेगा। आह, तो क्या है, 2 चीज़ें होती हैं। एक आप इंस्टीट्यूट में चीज़ें सीखते हो, किसी चीज़ के बाद उसका प्रैक्टिकल नॉलेज, एक प्रैक्टिकल उसको आज़मा के देखना। जब आप बहुत सारी चीज़ें प्रैक्टिकल चीज़ें बहुत सारी सिचुएशन फिर बिल्डअप होना शुरू हो जाता है। अगर आप कहीं से लर्न हो, किसी इंस्टीट्यूट से पास आउट हो, लेकिन वो सारी चीज़ें जो सिखाई गई है उसका इम्प्लीमेंटेशन उसको इम्प्लीमेंट करना किसी प्रोजेक्ट में, दोनों अलग चीज़ें हैं। वहाँ पे उस सिचुएशन को नहीं बताया सिखाया जाता कि आप जाएँगे अगर प्रैक्टिकली इस पे सेट पे तो क्या-क्या होगा। आपने सिर्फ़ टेक्निक बता दिया, उस सिचुएशन, उस एम्बियंस को नहीं बताया। तो वहाँ जाने के बाद हमारे पास हथियार तो थे, लेकिन उधर से जो गोली चलेगी, हमें हमारे पास तो हथियार था, लेकिन उधर से जो गोली चलेगी उसके शोर में कैसे बचना है, उस सिचुएशन को कैसे झेलना है, उस चीज़ की तैयारी नहीं की गई थी। तो जो तो हमें सिर्फ़ आर्म्स चलाना सिखाया गया था और एक जो है सैनिक की ट्रेनिंग दी गई थी, लेकिन उधर से जब गोली चलेगी और जब भूखे रहना पड़ेगा, ये सब की ट्रेनिंग नहीं थी। तो प्रैक्टिकल चीज़ें कुछ अलग होती है। तो हम जब और पान सिंह तोमर मेरी पहली फ़िल्म थी, तो उस प्रैक्टिकल सिचुएशन में मैं जब काम करना शुरू किया, तो मैं अपने हथियार तो इस्तेमाल कर रहा था और उसका असर भी दिख रहा था। लेकिन जो एक मास्टर होता है ना, मास्टर मास्टर होता है। वो जितनी सहजता से चीज़ें कर कर जा रहे थे, करते थे, मुझे लगता है यार मैं जब करता हूँ तो मुझे एफर्ट लेना पड़ता है इतना और इतना सहजता से कर दे रहे हैं, बात क्या है? तो फिर बातचीत हुई तो उन्होंने जो एक बात है जो मैं हमेशा मोस्ट ऑफ द इंटरव्यूज़ में या मोस्ट ऑफ द बातचीत जब भी होती है, मैं बात करता हूँ। तो बात है कि मैंने बोला कि अरे दद्दा ये बताओ कि यार इतने सहज इतने कैसे यार ये मैजिक कैसे करते हो यार? तो बोले सुनो गुरु वो बतख को देखे हो क्या? बोला कि हाँ, तो वो पानी पे कितना स्मूथली ऐसा स्विफ्ट के माफ़िक एकदम तैरता हो जाता है। बोला हाँ। बोले लेकिन कभी उसने गौर किया पाँव को गौर किया पाँव को? पानी के नीचे कितनी तेज़ी से चलता है? बोला नहीं कभी नहीं देखा है। तो बोला देख, बोले वो एक एक्टर का परफ़ॉर्मेंस भी ऐसा ही होना चाहिए कि पानी पे तैरता हुआ बतख। लोगों को लगे कितना स्विफ्टली कितनी आसानी से तैरता हुआ स्मूथली निकल जा रहा है। लेकिन जो उसका इंटरनल सिस्टम है, वो उसका कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन अंदर कितना तेज़ी से चल रहा है, वो कोई नहीं जान पाया। यही है एक मतलब अच्छे एक्टर का लक्षण। ये बात मैंने वहाँ से गाँठ बाँध ली। तो इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें सीखी। ये मेन बात थी जो ये गुरु मंत्र था मैंने उनसे सीखी। अब आते हैं आपकी फिल्म जामताड़ा जो कि हमारे पाकुड़ से थोड़ी ही दूर है। वहाँ उस वेब सीरीज के बारे में कि उस वेब सीरीज में आपने एक डायलॉग का ये पत्रकार महोदय जो कि बहुत ही कहे तो एक दिल को छूने वाली डायलॉग है। हम चाहेंगे वो हाँ, डायलॉग आप यहाँ एक बार बोले ताकि इस ये पे जान आ जाएगी अगर उस डायलॉग को आप यहाँ एक बार दोहराएंगे तो। देखिए पत्रकार महोदय, ये जो आप सही और गलत की बात कर रहे हैं ना, ये मौके के साथ बदलता रहता है। जो पार्टी जो पार्टी पावर में है, पुलिस, प्रशासन और पत्रकार, सब उसका सर मैं तो कहूँ तो मैं बिल्कुल ही फैन हूँ इस डायलॉग का। स्टिल अब तक हमने तो मतलब हाँ एक टाइम पे हम जब रिलीज हुई थी समसामयिक है। हम सब यूज करते थे। वो कहीं भी अभी भी लागू होता है, कहीं समसामयिक है वो डायलॉग, अभी भी लागू होता है। अभी भी वो कंटेम्परेरी है वो। ये जो सही और गलत की बात कर रहे हैं ना आप, ये मौके की नज़ाकत के साथ बदलता रहता है। जो पार्टी पावर में है, पुलिस, प्रशासन और पत्रकार, सब उसका होता है। समझे? हुँ। तो स आपकी वीडियो ब्लैक कर रही है।
तो सातू भाई इजाजत है? हेलो, क्या बोलो, इजाजत है? क्या बोलो, इजाजत? हेलो, आपकी लैग आ रही है वीडियो शायद। हेलो, हेलो। तो ये थे हमारे साथ आज बॉलीवुड के अभिनेता। शायद कुछ तकनीकी खराबी की वजह से हमारे साथ वो अभी नहीं जुड़ पा रहे हैं। मैं चाहूंगा कि मैं आप सभी का धन्यवाद करूंगा और रवि शाह जी का भी स्वागत करूंगा कि उन्होंने हमारे साथ अपना कीमती पल दिया, अपना समय दिया हमें। इसके लिए मैं रवि शाह जी का भी धन्यवाद दूंगा। इसी के साथ हम इस लाइव फेसबुक सेशन चिट चैट को खत्म करते हैं। आप सभी व्यूअर्स का थैंक यू।